जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर के पूरे थ्योरी को कवर किया था और उसे बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी प्लेलिस्ट में जा करके आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारी वो थ्योरी वाली पार्ट वाली वीडियो को देखकर ही इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है और ये 10वां चैप्टर है। इसके पिछले मैंने बहुत सारे वीडियो आपको करा दिए हैं। तो इस पूरे चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव या फिर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, तो उस सभी चैप्टर के क्वेश्चन को हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और बहुत ही डिटेल में उसको समझने का भी प्रयास करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और इस चैप्टर का क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से आते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये क्लास। तो दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, 106वां तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको 4 ब्लॉक बताए थे जो कि आवर्त सारणी को बांटा गया है 4 ब्लॉक में। कि आपके 4 भाग जो है वो है एस, पी, डी और एफ। ठीक है, तो कौन कौन से तत्व किस एलिमेंट्स, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि किस किस श्रेणी में आते हैं, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो देखिए 106वां जो आपका एलिमेंट्स है यानी जो 106वां तत्व आपका है वो डी ब्लॉक में आएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, आपको आवर्त सारणी में आपको एक बार अच्छे से देख लेना है और उसके करीब 30 से 40 एलिमेंट्स जो है वो आपको शुरू से आपको मुँह जुबानी याद होने चाहिए, तभी आप आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय आवर्त में सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। इनमें से कौन होगा जो कि द्वितीय आवर्त में स्थित है और सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ही समझा था, आपका करेक्ट आंसर जो होगा आपका नाइट्रोजन यानी कि N। और यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो द्वितीय आवर्त में यानी कि द्वितीय आवर्त आपका कौन सा हुआ, यही द्वितीय आवर्त हुआ। तो द्वितीय आवर्त में आपका जो नाइट्रोजन है वो आपका यहाँ स्थित है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपको एक बार फिर से देख लेते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन था आपका कि द्वितीय आवर्त में सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो तत्व होते हैं वो अधिक अम्लीय हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी यानी कि नाइट्रोजन। इनमें से सबसे आपका जो अम्लीय होगा वो आपका नाइट्रोजन होगा। वहीं फ्लोरीन का या फिर ऑक्सीजन की बात करें ये तो अक्रिय गैसें हैं, वहीं अक्रिय एलिमेंट्स हैं। और आपके जो लिथियम है ये आपका क्षारीय धातु की श्रेणी में आता है। तो इसको हम इनमें करेक्ट जो हमारा होगा वो होगा बी। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन। तीसरा क्वेश्चन है, आवर्त में सबसे छोटे परमाणु आकार वाले तत्व हैं। तो दोस्तों आवर्त सारणी में सबसे छोटे परमाणु आकार वाले जो तत्व हैं वो है हैलोजन। ठीक है, हैलोजन जो होते हैं इनके बारे में भी हमने आपको बहुत ही डिटेल में बताया हुआ था, इसलिए हम प्रश्न को तेज़ी से करते हुए चलेंगे क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपके थ्योरी में इसके बारे में सब कुछ बता दिया था। देखिए परमाणु छोटे सबसे आकार जो होते हैं वो हाइड्रोजन होते हैं, वही सबसे बड़े जो होते हैं वो आपके फर्स्ट ए के होते हैं, यानी कि आवर्त सारणी में जो प्रथम स्तंभ के होते हैं यानी कि HLINA के अरबी SFR होता है ना, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। ठीक है, ये सब जो होता है आपका फर्स्ट ए का तत्व जो होते हैं ये आपके सबसे अधिक बड़े होते हैं इसके परमाणु। तो इसको भी आपको याद रखना है, हालांकि मैंने सब आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से किस समूह में उपधातु पाए जाते हैं। दोस्तों आपका जो आवर्त सारणी में 6A के एलिमेंट्स जो होते हैं वे आपके उप धातु उसमें पाए जाते हैं, जैसा कि आपको मैं आवर्त सारणी में भी दिखा देता हूं। तो दोस्तों जैसा आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल को देख रहे हैं, इसमें आपका जो 6A है वो आपका ये रहा। ठीक है, तो इसमें आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वे आपके उप धातु की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो यही इसमें आपको प्रश्न में बोला हुआ था। तो आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा ये।
तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जितने भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ क्वेश्चंस, वे सभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस सब प्रश्नों को आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। इसका लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु तथा अक्रिय गैसें सभी उपलब्ध होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से ऐसा कौन सा ब्लॉक है, ठीक है, SPDF आपके 4 ब्लॉक होते हैं और इनमें से कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिनमें कि धातु, अधातु, उपधातु तथा अक्रिय गैसें ये सभी के सभी पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में हमारी थ्योरी जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा बताइए आप सभी। तो इसमें जो हमारा करेक्ट होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनमें धातु, अधातु, उपधातु तथा अक्रिय गैसें सभी उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा आयन है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम है, यहाँ पे आपका बेरियम है और यहाँ पे आपका मैग्नीशियम है और यहाँ पे सोडियम है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे तो आप इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा? क्योंकि जो आपका बेरियम है ये आपका आवर्त सारणी में सेकेंड ए के स्तंभ में आता है और ये जो होता है ये क्षारीय मृदा धातु होती हैं, ठीक है। सेकेंड ए के जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं वे क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं, वही फर्स्ट जो होते हैं वो क्षारीय धातुएं कहलाते हैं। तो ये सब आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप हमारी फर्स्ट वाली वीडियो देख लेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी त्रिज्या सबसे कम होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से सबसे कम त्रिज्या वाला जो एलिमेंट्स है यानी जो तत्व है वो इनमें से कौन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको देख सकते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है ऑक्सीजन दिया हुआ है, फ्लोरीन दिया हुआ है, लिथियम दिया हुआ है और बेरिलियम दिया हुआ है। तो इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका जो बेरियम है, बेरिलियम जो है इसका जो त्रिज्या होता है वो सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों अगला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप जानते ही होंगे, इसका जो वितरण दिया हुआ है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यानी अगर आप बाउ के रूल से देखेंगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो कक्षक है उसमें 2 एलिमेंट हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वहीं दूसरे कक्षक में आपके 8 हैं और तीसरे कक्षक में आपके 2 बचे, ठीक है। यानी कि बाहरी कोश में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आपके हैं। तो दोस्तों जो भी एलिमेंट्स आपके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है तो वे सभी आपके धातु होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह तत्व जो केवल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में पाया जाता है उसका नाम क्या है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे ये क्वेश्चन कि द्रव अवस्था में केवल आपका मरकरी ही ये द्रव अवस्था में पाया जाने वाला तत्व है। तो यहाँ पे आँख मूंद के आपको मरकरी मार देना है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका आयनन विभव सबसे कम होता है। तो सबसे कम आयनन विभव क्यों होगा? ऑक्सीजन का होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है आपका अक्रिय गैस है और ये आपके आवर्त सारणी में सबसे लास्ट वाले स्तंभ में आता है, ठीक है। तो ये आपका क्योंकि एक अक्रिय गैस है तो इसका आयनन विभव जो है, क्योंकि ये आयनन विभव का मान जो होता है आवर्त सारणी में वो बाएं से दाएं जाने पर घटता है यानी कम होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपका सबसे लास्ट में होता है और एक प्रकार से ये अक्रिय गैस भी होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है। आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण 3d4 4s1 होगा, तो वो आपका कौन सा इनमें से होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, धातु होगा, अधातु होगा, उपधातु होगा या फिर संक्रमण होगा। तो दोस्तों जिस भी आपका इलेक्ट्रॉनिक वितरण में आपका बाहरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे आपका संक्रमण धातु हो जाता है वो, ठीक है। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ आपको ये पर नोट भी करते चलना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के 8वें समूह में कुल कितने एलिमेंट्स हैं यानी कुल कितने तत्व हैं आपको ये बताना है। तो अगर आप आवर्त सारणी याद होगा, आपको एलिमेंट्स उसके याद होंगे तो आप आसानी से बता देंगे कि आवर्त सारणी के 8वें आवर्त में यानी 8वें समूह में कुल 9 तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी आयनिक त्रिज्या सबसे अधिक होती है। 13वां क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से
किसकी आयनिक त्रिज्या सबसे अधिक होती है, आपको बताना है, कम नहीं, आपको अधिक बताना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। इसका आयनिक त्रिज्या जो होता है वो सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा होता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे छोटा आकार की बात करें तो हमारा जो ये फ्लोरीन है ये सबसे छोटे आकार का एलिमेंट्स होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन आपको याद करने होंगे। ठीक है, 15वां हमारा है, समूह में नीचे जाने पर तत्वों का विद्युत धनात्मक गुण पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता रखा है कि समूह में नीचे जाने पर तत्वों का विद्युत धनात्मक गुण बढ़ता है। जैसे कि आप सोडियम को ले लीजिए, लिथियम को ले लीजिए। ठीक है, यानी कि अगर फर्स्ट ए को देख लें तो आपका पहला आपका हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद लिथियम हो गया, फिर सोडियम हो गया। तो ये नीचे जैसे आप जाते जाएंगे ना, आपका धनात्मक गुण जो होगा तत्वों का, विद्युत धनात्मक गुण वो बढ़ता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दो तत्व ऐसे हैं जो तीव्रता से संयोजित होते हैं? ठीक है, इनमें से कौन से ऐसे दो तत्व हैं जो कि तीव्रता से संयोजित होते हैं, यानी संयोजन क्षमता की बहुत ही अधिक होती है? तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्वों का युग्म रासायनिक रूप से लगभग समान होता है? दोस्तों, इनमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इनका जो रासायनिक तत्वों का युग्म होता है वो लगभग दोनों का समान होता है, इक्वल होता है। ठीक है, 18वां है हमारा, निम्न में से आयनन विभव का कौन सा क्रम सही होगा? तो दोस्तों अब बताइए कि यहाँ पे कौन सही होगा, क्योंकि आयनन विभव का मान जो होता है वो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, घटता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग अगर मिलाएंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें रंगीन आयन की क्षमता सबसे अधिक होती है? दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एस ब्लॉक के तत्वों में, बी ब्लॉक के तत्वों में, डी ब्लॉक के तत्वों में और इनमें से सभी में। तो इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है कि रंगीन आयन की क्षमता सबसे अधिक होती है? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते हुए बता दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनमें रंगीन आयन, रंगीन यौगिक और रंगीन आपके लवण बनाने की भी क्षमता इनमें होती है और सबसे अधिक क्षमता इनमें होती है। ठीक है, पी ब्लॉक की तुलना में या फिर अगर आप एस ब्लॉक की तुलना में बात करें तो उन दोनों की तुलना में ये बहुत ही अधिक होता है और मैंने आपको ये सब बता रखा है। ठीक है, ये आपका रिवीजन भी एक तरह से हो जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से आयनिक त्रिज्या का कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, एन तथा ओ यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभव क्रमशः हैं, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है। तो दोस्तों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभव जो होते हैं वो वोल्ट में क्रमशः 14.6 और 13.6 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा और ये जो आपको रटना होगा क्योंकि ये आंकड़े आपको एग्जाम में सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पिछले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व की विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों कैल्शियम जो आपका एलिमेंट होता है इसकी विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक होती है। ठीक है, जैसे कि आप आवर्त सारणी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए आवर्त सारणी में होता क्या है, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत धनात्मकता बढ़ती है। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिलाएंगे तो हमारा कैल्शियम ही ऐसा एलिमेंट है जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसकी विद्युत धनात्मकता बढ़ती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा कैल्शियम ही है जो कि इसकी विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रजाति का आयनन विभव सबसे कम होता है? दोस्तों ऑक्सीजन जो है आपका इसका आयनन विभव सबसे कम होगा कब? जब इस पर 2 आपके ऋण आयन हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका घनत्व तो सबसे अधिक होगा? तो यहाँ पे आपका जो लेड है यानी पी भी जिसको लिखते हैं तो इसका जो घनत्व होगा वो सबसे हाई होगा। ठीक है, अगला है Mg यानी मैग्नीशियम का प्रथम आयनन विभव एल्यूमिनियम से होता है। मैग्नीशियम का जो आयनन विभव होता है वो एल्यूमिनियम से अधिक होता है क्योंकि मैग्नीशियम के बाद आपका एल्यूमिनियम आता है तो इसका जो आयनन विभव होता है वो अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप किसने विकसित किया था?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आवर्त सारणी का जो दीर्घाकार आवर्त सारणी, मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो में कि दीर्घाकार आवर्त सारणी का विकास किसने किया था, तो नील्स बोर ने किया था। आपको ऑप्शन में बोर भी देखने को मिल सकता है, यानी कि आपको केवल बोर देखने को भी मिल सकता है, पर इनका जो पूरा नाम था ये था नील्स बोर। इन्होंने ही दीर्घाकार आवर्त सारणी का विकास किया था। 27वां क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है, 27वां जो क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। दोस्तों एक होता है ऊर्जा का उत्सर्जन, जिसमें कि ऊर्जा का व्यय होता है। वहीं अवशोषण में क्या होता है, ऊर्जा की क्षति होती है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है, यहाँ पे ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन नॉर्मल जगह ऑक्सीजन लिखेंगे आप, तो आप यहाँ पे O2 लिखते हैं, कहीं भी ऑक्सीजन आप लिखते हैं तो O2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं। पर अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 आयन इसमें से निकल जा रहा है, यानी ऑक्सीजन पे 2 आयन आपके होते हैं, पर इसे लिखते नहीं है, यहाँ पे O लिखा हुआ है, पर यहाँ पे 2 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या कर रहा है कि 2 आयन यहाँ पे ऋण आयन लगा दिया है, यानी कि आपके जो ऊर्जा में है, इसकी ऊर्जा में 2 आयन निकल जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जा रहे हैं। तो इस पर जो है इसका ऊर्जा का अवशोषण ही होना है, अवशोषण ही हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसके 2 आयन निकल गए तो इसका जो ऊर्जा है वो अवशोषित हो गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसका आयनन विभव सबसे कम होता है। सबसे कम आयनन विभव किसका होता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका 4s1 है, यानी कि जिस भी इलेक्ट्रॉन कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संक्रमण धातु होते हैं, या मैं आपको बता चुका हूँ। तो आयनन विभव का मान सबसे कम आपका इसी में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 29वां क्वेश्चन, क्या है कि निम्न में से किसमें कार्बन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। निम्न में से किसमें कार्बन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि Sp जो है, इसमें कार्बन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सा आयन, O पे आपका 2 आयनन ऋणायन है। निम्न में से कौन सा आयन, ऑक्सीजन पे आपका 2 ऋण आयन है, आयन का सम इलेक्ट्रॉनिक है, नहीं है। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइटेनियम जो हमारा है, इस पे आपका धन आयन लगा हुआ है। तो टाइटेनियम जो है ये ऑक्सीजन पर अगर 2 ऋण आवेश है तो इसके आयन के सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हैलोजनों को आवर्त सारणी में 7वें समूह में रखा गया है, क्योंकि इसका क्या कारण है कि हैलोजनों को 7वें समूह रखा गया है। तो देखिए जो हैलोजन आपके एलिमेंट होते हैं ना, वे बहुत ही अधिक क्रियाशील होते हैं, यही कारण है कि इनको 7वें समूह में रखा गया है। ठीक है, मेन इसका कारण यही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अब आ गया आपका बवाल क्वेश्चन, आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ क्या होता है। तो देखिए आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ विद्युत धनात्मक गुण घटता है, ये मैंने आपको बता दिया है पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवर्त में क्षारीय धातुओं का यहाँ पे क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, आयनन विभव सबसे अधिक होता है। बी है, परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। सी दिया हुआ है, घनत्व सबसे अधिक होता है। और डी है, विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है। दोस्तों आवर्त सारणी में क्षारीय धातुओं की बात करें, यानी कि फर्स्ट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्षारीय धातु कहलाते हैं, तो इनकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपका 34वां जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में दीर्घ रूप में जो दीर्घाकार आवर्त सारणी का जो निर्माण किया था वो नील्स बोर ने कहा था, और इन्होंने बताया था कि आवर्त सारणी में, दीर्घाकार आवर्त सारणी में कुल 7 क्षैतिज और 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियो में, तो पिछली वीडियो को आप जरूर से देख लें, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। 35वां क्वेश्चन है, विकर्णी संबंध प्रदर्शित करता है। विकर्णी संबंध कौन सा प्रदर्शित करता है। तो देखिए द्वितीय तथा तीसरे आवर्त के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है ये ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है
ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी दूसरे और तीसरे आवर्त के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपस में विकर्णी संबंध प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। 36वां हमारा है, मरकरी केवल एक धातु ऐसी है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था पर पाया जाता है, इसका कारण क्या है आपको बताना है। क्योंकि मरकरी जो है ये आपको हमेशा द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसका कारण क्या है आपको बताना है कि मरकरी क्यों आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। तो मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसका मेन कारण यही है कि इसकी आयनन ऊर्जा का मान जो होता है वो बहुत ही उच्च होता है तथा दुर्बल धात्विक बंध होना इसका मेन कारण होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है यही इसका करेक्ट आंसर होगा कि मरकरी द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है, दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉनों के संख्या सबसे अधिक होती है। दीर्घाकार आवर्त सारणी की बात करी है जिसका कि खोज नील्स बोर महोदय ने किया था। तो किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। ठीक है। तो आपका जो छठवां आवर्त तथा थर्ड समूह होता है इनमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो सबसे अधिक होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से नोट कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन आपके बन भी सकते हैं। अगला है, क्षारीय धातुओं के परऑक्साइड तथा सब ऑक्साइड रंगीन होते हैं, इसका कारण क्या है। दोस्तों क्षारीय धातुओं के जो परऑक्साइड होते हैं तथा उसके जो सब ऑक्साइड होते हैं वो रंगीन होते हैं, रंगीन अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसका कारण है आंशिक दोष तथा आंशिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, क्षारीय धातु तथा हैलोजनों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ एक समान गुण क्या है। देखिए क्षारीय धातु तथा हैलोजनों में एक समान गुण ये है कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो ये सब मैंने आपको बता रखा है बहुत अच्छे से, तो ये सब आपका क्लियर हो जाएंगे अगर आप हमारी फर्स्ट वाली वीडियो देख लेते हैं तो। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन से यानी जो 40वां क्वेश्चन है इससे आपके कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए इनमें जो सभी हैं आपके सभी के सभी सही हैं, कथन जितने भी कथन हैं सब सही हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। देखिए है क्या, जो आपका चांदी है ये ऊष्मा तथा विद्युत का अच्छा चालक होता है। चांदी जो होता है ये ऊष्मा तथा विद्युत का चालक होता है, ये बहुत अच्छा चालक होता है। और दूसरा दिया हुआ है, गलित सिल्वर अपने आयतन के 20 भाग का ऑक्सीजन घोलता है, ये भी करेक्ट है। तीसरा है, सिल्वर अमालगम दांतों में भरने में प्रयुक्त किया जाता है, ये भी आपका करेक्ट है। और चौथा दिया है, सिल्वर एक्वा रेजिया से क्रिया नहीं करता है, तो यहाँ पे हमारा चौथा जो है वो भी करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय नहीं है। दोस्तों जो आपका कापर है इन चारों ऑप्शन में से जो कापर आपका इसमें दो आपका आयन जो है पॉजिटिव है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इस पे धन आयन के रूप में है, तो ये आपका प्रतिचुंबकीय नहीं है। बाकी ये सब जो है आपके प्रतिचुंबकीय होंगे। नेक्स्ट है आपका आप बाव का जो नियम है वो लागू नहीं होता है। किस लिए लागू नहीं होता है दोस्तों, आप बाव का नियम जो है ये आपके कॉपर के लिए और क्रोमियम के लिए लागू नहीं होता है। इनके लिए आप बाव का रूल लागू ही नहीं होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग ही होता है। नेक्स्ट है, MgSO4 से BaSO4 तक सल्फेटों की जल में घुलनशीलता घटती है, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों MgSO4 से BaSO4 तथा सल्फेटों की जल में घुलनशीलता जो होती है वो घटती है, इसका कारण ये है कि आपके M2+ आयन की हाइड्रोजन एंथैल्पी का घटना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। 44वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सत्य तथा तथ्य नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा तथ्य जो है वो आपका असत्य है, यानी सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया हुआ है, क्षारीय मृदा धातुओं की धात्विक प्रकृति बेरिलियम से बेरियम तक बढ़ती है। बी दिया हुआ है, क्षारीय मृदा धातुओं की क्रियाशीलता बेरिलियम से बेरियम तक बढ़ती है। ठीक है। सी दिया हुआ है, इन धातुओं का अपचायक गुण बेरियम से बेरिलियम तक बढ़ता है। और डी दिया हुआ है, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो कौन सा इसमें करेक्ट होगा। देखिए इसमें जो आपके ऑप्शन नंबर ए बी सी हैं वो सभी के सभी करेक्ट हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी सत्य हैं, यही हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकेंड ए समूह के तत्वों को हाइड्रॉक्सों की घुलनशीलता MgOH का 2 से BaOH का 2 तक बढ़ती है, इसका कारण क्या है। तो जालक ऊर्जा का घटना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी कि
सेकेंड ए एलिमेंट्स जो होते हैं आवर्त में उसके हाइड्रॉक्साइडों की घुलनशीलता Mg हाइड्रॉक्साइड से मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड से बेरियम हाइड्रॉक्साइड तक बढ़ती है। इसका कारण है जालक ऊर्जा का घटना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्षारीय मृदा कार्बोनेटों की ऊष्मीय स्थिरता बेरियम से बेरियम तक बढ़ती है। इस क्योंकि क्या होता है कारण इसमें, ठीक है, क्षारीय मृदा कार्बोनेटों की ऊष्मीय स्थिरता बेरियम से बेरियम तक बढ़ती है। इसका क्या कारण है, क्योंकि आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जालक ऊर्जा की उपस्थिति होती है, यानी कि बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होएगा। सेम आपका 45वां क्वेश्चन जो है इसका विपरीत क्वेश्चन ही आपका 46वां है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आपको बस क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ना है और उसका करेक्ट आंसर देना है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा असत्य है। दोस्तों आयोडीन जो होती है वो आयोडीन को अम्लीय पोटेशियम ब्रोमाइड में प्रवाहित करने पर ब्रोमीन मुक्त होती है। यानी अगर आप आयोडीन की अभिक्रिया कराते हैं किससे, पोटेशियम ब्रोमाइड से, तो क्या होता है आपका इसमें ब्रोमीन मुक्त होती है। आपका पोटेशियम जो है आयोडीन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और प्लस में आपका ब्रोमीन जो है वो आपका मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, यहाँ पे आपका ब्रोमीन मुक्त हो जाता है। यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा 49वां क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम तथा गैलियम की सहसंयोजक त्रिज्या समान होती है, इसका क्या कारण है। दोस्तों एल्यूमिनियम तथा गैलियम की सहसंयोजक जो त्रिज्या होती है ना वो इक्वल होती है, यानी दोनों की जो सहसंयोजक त्रिज्या होती है वो बराबर होती है। तो इसका कारण है कि गैलियम के परमाणु के डी इलेक्ट्रॉनों की परीक्षण क्षमता का कम होना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों हमारा आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, बोरान थर्ड ए समूह के अन्य तत्वों से भिन्न होता है, इसका कारण क्या है। बोरान जो आपका एलिमेंट है ये थर्ड ए के सभी समूह जो होते हैं इसके अन्य सभी तत्वों से भिन्न होती है, इसकी जो गुण होते हैं गुणधर्म होते हैं। तो इसका कारण आपको बताना है। तो इसका कारण यही है कि अक्रिय युग्म प्रभाव की अनुपस्थिति होती है, यानी इसमें युग्म जो होते हैं वो सबसे अक्रिय होते हैं और इसकी अनुपस्थिति इसमें होती है। और इसका ये भी कारण है कि अधिक आवेश तथा छोटा आकार। बोरान जो आपका है ये इसका आकार बहुत छोटा होता है और इसका आवेश होता है, यानी इस पर जो चार्ज होता है वो बहुत ही अधिक होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये भी कारण है कि आपका जो डी कक्षक होता है वो बोरान में उपस्थित ही नहीं होता है, यानी इसमें आपके Sp और इसके अलावा आपके Sp और यही दोनों कक्षक पाए जाते हैं बोरान में। इसमें आपके डी और F कक्षक उपस्थित ही नहीं होते हैं, इसका भी एक मुख्य कारण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा उपरोक्त सभी सही है, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कोई भी अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिससे आपके साथ उनकी भी एक अच्छी तैयारी हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।